हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब आज का पैनल से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ रोज़ की तरह हिमांशु गुप्ता मौजूद है, जो कि बाजार पे आपको अपनी राय रणनीति रखे हुए। इसके अलावा दीपाली मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे सेल के आंकड़ों को लेकर भी, और कुछ ही देर में डीलर्स रूम के ग्राफिक्स या डीलर्स रूम के किस तरह की मूड माहौल है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हिमांशु से बातचीत करते हैं। हिमांशु, मार्केट्स में आज सेकेंड हाफ में हायर लेवल से तेज़ बिकवाली आई। हायर इंटेंसिटी इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ऊपरी स्तरों से तेज़ बिकवाली थी। क्या लगता है, कॉज ऑफ कंसर्न है एज ऑफ नाउ? गुड इवनिंग सुमित जी। देखिए, मुझे लगता है कि कोई खास अभी ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। क्लियरली बाजार पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में 15,720 15,750 के आसपास हायर लेवल्स पर थोड़ा सा हैवी होता हुआ नज़र आ रहा था। और आज मुझे लगता है कि वीकली एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले यहाँ पर थोड़ा सा बियर्स एक्टिव ज़रूर होते हुए नज़र आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अगली अपसाइड की लेग से पहले की एक माइनर करेक्शन है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्दी है। जहाँ तक कल की बात है सुमित जी, तो मुझे लगता है यहाँ पर दोनों तरफ के ट्रेड यहाँ पर कल के सेशन में आते हुए नज़र आ सकते हैं। हमने देखा कि 15,700 पर कॉल राइटर्स आज काफ़ी एक्टिव होकर गए हैं और 15,500 पर पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए नज़र आए हैं। तो मुझे लगता है कि 15,680 15,700 के आसपास अगर कोई ट्रेड ओपनिंग में मिलता है तो वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बनता हुआ नज़र आ सकता है। और बाजार जो अपना लोअर एंड है, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहाँ से वापस से खरीदारी देखने को मिलेगी, वो है 15,500 15,470 का जोन। तो मुझे लगता है कि जैसे ही 15,500 के पास निफ्टी अप्रोच करेगा, वहाँ से वापस से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल बनता हुआ नजर आएगा तेज़ी की पोजीशन के लिए, और उस लोअर एंड पर मेरी खरीदारी की राय रहेगी। पोजिशनल परस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि 15,500 15,470 बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट करने के लिए। 15,450 का एक इंट्राडे के लिए मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। निफ्टी बैंक में हालांकि आज हमारा जो अपसाइड का टारगेट था वो पहले नज़र आया, उसके बाद वहाँ पर हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर भी नज़र आया। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हायर लेवल से लगभग 2 से 2,500 पॉइंट के हम निफ्टी में ऑलरेडी करेक्शन, बैंक निफ्टी में करेक्शन आते हुए देख चुके हैं। कल के लिए मुझे लगता है 35,000 और 34,500, ये 500 पॉइंट का रेंज एक निकल कर आ सकता है। 34,500 मुझे लगता है कि एक अच्छा क्रूशल सपोर्ट जोन है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि शुरुआती वीकनेस के बाद यहाँ पर अगर 34,500 के आसपास के लेवल निफ्टी बैंक में मिलते हैं तो वहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है 34,300 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 34,800 34,900 तक के टारगेट यहाँ पर कल के लिए मैं देखता हूँ। तो एक्सपायरी के चलते मुझे लगता है दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे, लेकिन लोअर एंड पर मुझे लगता है कि पोजीशनिंग, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग साइड का पलड़ा वापस से भारी होता हुआ नजर आ सकता है, और मैं यहाँ पर लोअर लेवल्स पर खरीदारी की सलाह दूंगा। चलिए, तो हिमांशु ने बात साफ की कि क्योंकि एक्सपायरी का दिन है कल, तो उतार चढ़ाव रहेगा। उतार चढ़ाव मिलता है अगर आपको नीचे की तरफ, तो 15,450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप खरीदारी कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी के लिए भी आपका बाइस पॉजिटिव साइड पे रहेगा। अगर नीचे बाजार मिले तो आपको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिखाई पड़ती है। अच्छा हिमांशु, अब क्योंकि बाजार के जो ओवरऑल अंडरलाइंग है वो अभी भी मजबूत है, वहाँ पर अभी भी खरीदारी है, तो हम मान के चलें कि अभी भी आप तेज़ी की कॉल ही देखेंगे, अभी भी तेज़ी के साथ ही जाएंगे? देखिए सुमित जी, हालांकि काफ़ी सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जो कि यहाँ पर अपने सपोर्ट्स के आसपास हैं, तो हो सकता है एक आध दिन में वापस से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। फिलहाल कल के लिए मैं यहाँ पर एक लॉन्ग एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहूँगा। मुझे लगता है टाइटन यहाँ पर एक कंजम्पशन पैक से एक स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास आज बंद हुआ है। 1700 का एक जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पर कल के सेशन में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो टाइटन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1760 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और 1710 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वहीं पर मेरा ऐसा मानना है कि एनबीएफसीज में यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आते हुए नजर आ रही है। पिछले इनफैक्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि पहले बजाज ट्विंस में थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस आई, और इसके अलावा और भी कुछ स्टॉक्स में पॉकेट ऑफ वीकनेस है। चोला फाइनेंस मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस शायद बनते हुए नजर आए, तो 562 564 की रेंज में अगर आपको कोई उछाल मिलता है
तो चोला फाइनेंस में शॉर्ट किया जा सकता है 575 रुपये के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि वहाँ पर 530 540 रुपये तक के दोनों टारगेट्स ही आते हुए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बाय और एक शॉर्ट की स्ट्रैटेजी सुमित जी मेरी तरफ से कल के लिए रहेगी। चले तो अब दोनों तरफ के प्ले यहाँ पर हिमांशु जी लेकर आए हैं। पहला नाम है टाइटन का, जहाँ पे आप खरीदारी करें 1760 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप चोलामंडलम में बिकवाली कर सकते हैं 540 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें, 575 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, अब शुरुआत करूंगा मैं उन स्टॉक के साथ जो कि आज गिरते बाजार में भी मजबूत रहे। पहला नाम तो ऑब्वियसली आज पावर ग्रिड का ही रहेगा, इंडेक्स का टॉप गेनर बन के बंद हुआ। क्या करना चाहिए? पावर ग्रिड जैसे शेयरों में मजबूती रहेगी आगे भी? कल भी पावर स्टॉक्स की जिक्र किया था और क्लियरली पिछले कुछ सेशन से पावर एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छी एक लीडरशिप दिखा रहा है, एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और पावर ग्रिड बाजार की वीकनेस के बावजूद अपने एक रेजिस्टेंस 240 रुपये के ऊपर और अपने ऑल टाइम हाइज पर यहाँ पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर 238 240 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 1 से 2 दिन का अगर नज़रिया है तो 250-252 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पर और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, मुझे लगता है पावर ग्रिड में ज़रूर खरीदारी करके चला जा सकता है। अच्छा, पावर स्पेस की आप बात कर भी रहे हैं तो पावर में आपसे हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी, तब टोरेंट पावर, टाटा पावर जैसी कंपनीज की बात हुई थी और एनटीपीसी भी। तो दो ही नाम, एनटीपीसी और टाटा पावर, जोरदार मोमेंटम में टाटा पावर तो इनफैक्ट, और एनटीपीसी भी अच्छी तेजी में। क्या किया जाए इन दोनों में? टाटा पावर में आज एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए नजर आई। हालांकि बाजार बंद होते होते हायर लेवल से थोड़ा सा स्टॉक हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी स्टॉक अपना जो एक रेजिस्टेंस जोन था 120 122 उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक आध दिन की कंसोलिडेशन के बाद वापस से स्टॉक अपने आज का जो हाई है उसको निकालने की कोशिश करेगा, जो कि 132 134 रुपये के आसपास है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से 120 122 रुपये के आसपास टाटा पावर में अभी भी खरीदारी की गुंजाइश बनती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में 132 135 रुपये तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 118 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के टाटा पावर में बिल्कुल खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आया है, जो कि आने वाले दिनों में और अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पर दिखा सकता है। साथ ही साथ एनटीपीसी की सुमित जी आपने बात करी, तो यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। स्टॉक ने अपना जो एक रेजिस्टेंस जोन था 114 115 रुपये का, उसको पिछले कुछ दिनों में क्लियर किया और आज लगभग 120 122 रुपये के लेवल्स को टेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 116 रुपये एक अच्छा एंट्री लेवल है जहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है 114 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि 125 रुपये तक के टारगेट्स एनटीपीसी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, दो इंडेक्स के जो मेजर लूजर रहे उसमें एक था अदानी पोर्ट और दूसरा है टाटा पावर। आज अदानी पोर्ट के ऊपर काफ़ी सवाल भी आ रहे थे। अदानी पोर्ट पे क्या करना चाहिए? बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड करेगी कुछ हद तक ये, और दूसरा टाटा मोटर्स, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी देखिए, अदानी पोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स में जो रैली, जो नए हाइज बनते हुए नजर आए थे, उसके चलते अदानी पोर्ट्स ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। 900 रुपये के आसपास एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद आज के सेशन में एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक पोजीशनड है, यहाँ पर 1 से 2 दिनों में थोड़ा सा और वीकनेस आते हुए नजर आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 860 रुपये के आसपास यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 830 825 रुपये तक के लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है, जो कि इमीडिएट सपोर्ट जोन है, और वहाँ पर मुझे लगता है वापस से इसमें थोड़ा सा सपोर्ट आते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स की सुमित जी हमने कल भी जिक्र किया था कि 360 रुपये के आसपास काफ़ी हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और लगभग उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के बाद आज स्टॉक में एक अच्छी बिकवाली आते हुए नजर आई। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर जो ट्रेंड है, जो अंडरलाइन ट्रेंड है, वो पॉजिटिव है। और इस गिरावट के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी सी और अगर 338 337 रुपये तक की गिरावट मिलती है तो वहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 335 से 350 रुपये तक की रेंज आते हुए नजर आ सकती है। 335 336 मुझे लगता है अच्छे बाइंग के लेवल्स हैं और 332 रुपये का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो 332 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं और
अभी भी यहाँ पर लॉन्ग साइड पर ही आप टाटा मोटर्स को देख सकते हैं। 325 की स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा खैर, दो बड़े नाम और थे जो कि आज बिकवाली के तौर पे देखे गए। एक था नाल्को, F&O के टॉप लूजर्स में शुमार था ये, और साथ ही साथ आज IRCTC बड़ी तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आया है। अंडरलाइन मजबूत दिख रहा है IRCTC का। पहले अगर मैं नाल्को की बात करता हूँ, नेशनल एल्यूमिनियम की, तो मेरा ऐसा मानना है सुमित जी कि तमाम मेटल्स, स्टील्स और एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं पिछले 2 या 3 हफ्तों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। एक हायर लेवल से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक चले गए हैं, जो कि यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर की एक पहचान है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद कुछ सेक्टर्स या स्टॉक एक प्राइस के बाद एक टाइम वाइज करेक्शन में जाते हैं, और मुझे लगता है हूबहू यही चीज़ हम नेशनल एल्यूमिनियम में होते हुए देख रहे हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक ने आज जो 71 के नीचे का एक अपना लेवल खोला है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी एक वीकनेस आते हुए नजर आ सकती है। उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल 67-66 रुपीज़ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 72 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। 65-66 रुपये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पोजिशनल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से उन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। साथ ही साथ अगर IRCTC की बात की जाए सुमित जी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शानदार रनअप हमने कल आते हुए देखा। स्टॉक ने नए हाइज बनाए और आज यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर जो अंडरलाइंग है वो अभी भी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 2040-2035 अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी करके चलें। 2120 तक के टारगेट्स फिर से मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। 2020 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, तो IRCTC पर खरीदारी की राय रहेगी। गिरावट पर ऐड किया जा सकता है। तो IRCTC में आप कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं। भले बिकवाली आज रही, लेकिन अभी भी हिमांशु को लगता है कि तेजी आप यहाँ पर बने हुए देख सकते हैं, आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन हाँ, नाल्को के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अब नाल्को की बात हुई, यानी कि मेटल स्पेस की बात हुई है, तो कल सेल के भी नंबर आने वाले हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी। पहले दीपाली से कुछ आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे सेल के स्टॉक को लेकर भी। दीपाली, क्या रीड किया कल आपने सेल के नंबर्स में? कल के सेशन में सेल के नंबर्स पर नजर रहेगी। हालांकि नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। पहले आपको बताते हैं वाई बेसिस पे नंबर्स कैसे रह सकते हैं। टोटल इनकम 16,172 करोड़ से बढ़कर 22,655 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है। मुनाफा भी 2752 करोड़ से बढ़कर 3,180 करोड़ आ सकता है। एबिटा में भी अगर आप देखेंगे तो सालाना आधार पर थोड़ा सा डिप रहेगा, 6460 करोड़ से घटकर ये 6134 करोड़ रह सकता है। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। दूसरी तरफ बेटर रियलाइजेशंस होने की वजह से भी एबिटा पर टर्न में भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ दिखेगी। हालांकि इंटरेस्ट कॉस्ट पार्ट कैसा रहेगा इस बार के अर्निंग्स में, वो फैक्टर कीनली वॉच किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे रियलाइजेशन वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से तो नंबर्स बेहतर रह सकते हैं, जो कि ओवरऑल अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे। तो यानी वाईओआई और साथ ही सीक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पे अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं सेल से। तो वाईओवाई और क्यू ऑन क्यू दोनों ही आधार पर बेहतर नंबर आ सकते हैं। बीटा पर टन सीक्वेंशियल बेसिस पे भी इंप्रूव होगा और रियलाइजेशन फ्रंट पर भी नंबर थोड़ा बेटर आए। प्राइस हाइक का भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा हिमांशु, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कैसा लग रहा है? ये नंबर्स तो अपनी जगह हैं, बेहतर आने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अंडरलाइंग चार्ट कैसा दिख रहा है आपको? देखिए सुमित जी, चार्ट पर कुछ खास एक्टिविटी यहाँ पर पिछले कुछ सेशन से नजर नहीं आ रही। स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है, जैसा मैंने अभी और मेटल्स के बारे में भी बताया। लगभग 120 और 130 रुपए का एक दायरा है जो सेल में पिछले 2 हफ्तों में आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज 130 के कॉल्स में थोड़ी सी अनवाइंडिंग आते हुए नजर आई है, हो सकता है कल नंबर्स के चलते स्टॉक 130 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करे। तो फिलहाल यहाँ पर अगर कोई तेजी की पोजीशन बनाना चाहता है तो 121 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। मुझे लगता है कि 130-132 रुपए तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर नंबर्स के बाद मुझे लगता है कि आगे की कॉल ली जा सकती है। तो पहले नंबर्स का रिव्यू करें, उस सिचुएशन के बाद ही यहाँ पर फर्दर कोई भी कॉल लेंगे। अच्छा, नंबर से ज़्यादा गेल पर भी हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर भी नंबर्स के बाद एक भारी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। खैर, अभी तो एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हम हिमांशु से आगे बातचीत करते रहेंगे। डीलर्स रूम को लेकर किस तरह का मूड माहौल है, इस पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं। आप खुद से बाजार को लेकर अपनी रणनीति डिस्कस कर रहे हैं और उन्होंने ये बात साफ की, अभी भी आप निफ्टी में खरीदारी करें। 15,450 अगर आपको कल कहीं नीचे मिलता है तो वो एक स्टॉप लॉस के तौर पे आप मेंटेन कर अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। हिमांशु ने एक तेजी की कॉल दी है और एक मंदी की कॉल दी है, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक अभी यतिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है डीलर्स रूम को लेकर, लेकिन उन्होंने उनके जो डीलर्स रूम के 2 शेयर हैं वो आपके सामने ज़रूर रख दिए जाते हैं। पहला नाम है कोल इंडिया का, जहां पर डीलर्स मान रहे हैं कि एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। BTST करके चलने की राय डीलर्स यहां पर दे रहे हैं। जून सीरीज़ के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं, रफली 8% के आसपास OI बढ़ा है और डीलर ये मान के चल रहे हैं कि शायद 2 से लेकर 3% के आसपास का अपसाइड इस स्टॉक में खुलता हुआ दिखाई पड़े। पावर ग्रिड में भी मूव था और बाकी सरकारी कंपनियां कुछ हद तक सपोर्टिव हैं, तो हो सकता है कोल के बाद कुछ हद तक एंसिलरी सर्विसेज जो है वो तेज होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा जो दूसरा नाम यतिन ने को दिखा है डीलर्स रूम में, उसमें खरीदारी की बातचीत हो रही है। ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंदर कुछ FIs की साइड से लॉन्ग पोजीशंस बनने की खबरें हैं। यहाँ पर रफली 4.5 लाख शेयर OI के अंदर जुड़े हैं जून सीरीज़ के अंदर, और ये भी माना जा रहा है कि फर्दर डीलर्स यहाँ पर पोजिशनल तौर पर एक बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल में वैसे भी सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी लॉन्ग साइड बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन 2 स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। हिमांशु, कोल इंडिया और ग्रैन्यूल्स इंडिया, इन दोनों में क्या किया जाए? सुमित जी, दोनों के ही चार्ट पैटर्न्स पॉजिटिव हैं। अगर मैं ग्रैन्यूल्स की बात करता हूं तो यहां पर एक अच्छी करेक्शन के बाद स्टॉक एक अपसाइड का मूव दिखाने के लिए तैयार है। स्टॉक इनफैक्ट आज 3 दिनों की जो अपनी एक हायर जोन था उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल 328 330 अच्छे खरीदारी के लेवल हैं, जहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 325 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 342 और 345 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और कोल पर सुमित जी पर्टिकुलरली मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल बुलिश फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रही है। इनफैक्ट स्टॉक एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के यहाँ पर अभी बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर 154 155 का जोन एक बिल्कुल खरीदारी के लिए एक अच्छा लेवल है। 152 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, और मुझे लगता है कि इस ट्रेड को थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा पेशेंटली इसको खरीद के रखिए। 170 से 175 रुपये तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में कोल इंडिया में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 170 175 तक के टारगेट्स कोल इंडिया में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा हिमांशु, आपने एक NBFC स्पेस में बिकवाली की राय दी थी, क्या कोई और NBFC भी आपको लगती है कि फर्दर वीकनेस हो सकती है? श्रीराम ट्रांसपोर्ट, PNB हाउसिंग, LIC हाउसिंग, HDFC, कोई ऐसा नाम? यहाँ पर क्लियरली बजाज फाइनेंस में हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में नियर टर्म में 5,500 तक के लेवल्स टेस्ट करने की गुंजाइश है। तो ट्रेडिंग के नज़रिए से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 5720 5730 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं 5780 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पर डाउन साइड में 5550 और 5540 तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक HDFC की सुमित जी बात है, तो मुझे लगता है कि HDFC की तरफ से अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस आते हुए नजर नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पर अभी भी अपने सपोर्ट जोन्स के पास है। ये इकलौता मैं कहूँगा कि दिग्गज NBFC है जिसने निफ्टी में नए हाइज के साथ अपने हाई को कंफर्म नहीं किया। मुझे लगता है 2520 2510 यहाँ पर अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं, बल्कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रा बेट लेकर इन लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है 2500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप HDFC लिमिटेड में तो इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन हाँ ट्रेडिंग के नज़रिए से बजाज फाइनेंस को फर्दर वीकनेस में जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रेडिंग के नज़रिए से, इस लिहाज से आप देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर और सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए। हिमांशु ने कल के लिए सजेस्ट किया है कि बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उतार चढ़ाव में निफ्टी 15,450 के स्टॉप के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 15,650 का टारगेट रखेंगे, और बैंक निफ्टी में 34,350 के स्टॉप के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 34,800
34,900 के टारगेट यहाँ पर भी देख सकते हैं। दो नाम, एक टाइटन खरीदारी के लिए 1760 रुपये के टारगेट्स के लिए 1708 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और चोलामंडलम बिकवाली के लिए 540 रुपये के टारगेट्स के लिए 575 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अब मार्केट स्टोरी को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन कल है एक्सपायरी का दिन और आज के उतार चढ़ाव के बीच कल भी कुछ ऐसे ही सेशन देखने को मिल सकता है, तो जरा ध्यान से संभल कर